I am showing you the difference between stock and bond. सबसे पहला जो डिफरेंस है वो देखिएगा, मीनिंग के लिहाज से ये किस तरह से एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। ये एक इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है। मीन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट आपको प्रोवाइड कर रहा है ऑनर्स इक्विटी। मीन इट इज गिविंग यू ऑनरशिप इन द स्टॉक। ये एक ऑनरशिप इंटरेस्ट है, जबकि यहाँ पे क्या है, ये डेट इंस्ट्रूमेंट है। ये आपको मकरूज होने का, कर्जेदार होने का एक इंस्ट्रूमेंट या सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है, जबकि यहाँ पे आप क्या बनते हो, आप ऑनर बनते हो। आपके पास कंपनी की ऑनरशिप आ रही होती है, जबकि बॉन्ड्स में आप मकरूज हो रहे होते हो। यू आर बिकमिंग अ डेटर, कर्ज लेने वाला, बोरोवर। ठीक है, तो ये इसमें डिफरेंस है। यहाँ पे ऑनरशिप आएगी और यहाँ पे क्या आएगी, इन डेटेडनेस। और अगर रिटर्न की बात की जाए, रिटर्न मीन आपको बदले में क्या मिलेगा, मुनाफा मिलेगा या जो है वो लॉस मिलेगा। यहाँ पे अब देखिएगा, यहाँ पे डिविडेंड आ रहा है, यानी कि यहाँ पे अगर आपका वो कंपनी जिसके अंदर आपने इन्वेस्टमेंट की है या जिसके शेयर्स आपने खरीदे हैं वो प्रॉफिट में जाती है, तो आपको बदले में डिविडेंड मिलता है। कि किस तरह से हम लोग जो है इसको डिफाइन करेंगे। सो बैंक्स टेक डिपॉजिट फ्रॉम द पीपल हु वांट टू सेव। जो पैसा सेव करना चाहते हैं वो आके अपना पैसा जमा करवा जाते हैं, सेव करवा देते हैं। ठीक है, सेविंग अकाउंट भी होते हैं और दूसरा करंट अकाउंट भी होता है। सेविंग में हम लोग अपना पैसा फॉर एग्जाम्पल अगर फिक्स कर देते हैं 5 ईयर्स के लिए, तो ये उसकी बात हो रही है। एंड और बैंक क्या करता है, एंड यूज द डिपॉजिट्स टू मेक लोन टू द पीपल हु वांट टू बोरो। यही हमने बात की अभी फिगर को देखते हुए। सो बैंक्स पे इंटरेस्ट टू द डिपॉजिटर, वो हमें इंटरेस्ट पे करेगा ऑन देयर डिपॉजिट, एंड चार्ज बोरोवर स्लाइटली हायर इंटरेस्ट। और बोरोवर जो होगा, जिसको कर्जा दिया होगा, उससे हायर इंटरेस्ट चार्ज करेगा, लेकिन थोड़ा। ठीक है, ऑन देयर लोन। इस तरह से बैंक्स जो है वो अपना प्रॉफिट बनाते हैं। सो देखिएगा, इस फिगर से भी हमें और क्लियर हो रहा है, वही जिस तरह से हमने पहले बात की कि यहाँ पे सेवर्स हैं, यहाँ बोरोवर्स हैं, कर्जा लेने वाले, और ये कर्जा देने वाले। ये अपने फंड्स डिपॉजिट करते हैं बैंक में, और बैंक लोन आउट कर देता है वो पैसा आगे बोरोवर्स को जिन्होंने कर्जा लेना होता है, और फिर वहां से रीपेमेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, वो हमें इंटरेस्ट पे करते हैं बैंक्स को, और बैंक्स आगे वो जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो सेवर्स को करता है जिनका पैसा होता है। ठीक है, इस तरह से बैंक अपना मुनाफा जो है, अपना प्रॉफिट जो है वो अर्न करते हैं। ये बात हमने की बैंक्स के बारे में। अब जो हमारे पास सेकंड आता है फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी, वो कौन सी है, म्यूचुअल फंड्स। अब म्यूचुअल फंड्स को बच्चों समझिएगा, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, आपको इसको समझने की जरूरत है। अब म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल मीन मुश्तरका, फंड्स सबके मिले हुए फंड्स टुगेदर। अच्छा, अब म्यूचुअल फंड्स क्या करते हैं कि अब म्यूचुअल फंड्स क्या करते हैं, हमसे पैसा लेंगे और हमें अपने शेयर्स देंगे। ठीक है, हम लोग शेयर्स परचेज कर लेंगे, जितने हमारे पास जो थोड़े से पैसे होंगे, जितने भी हमारे पास पैसे, हम लोग जाते हैं म्यूचुअल फंड्स के पास। म्यूचुअल फंड्स क्या करते हैं, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये हमसे वो हमारा पैसा ले लेंगे और हमें शेयर्स दे देंगे। हम लोग कुछ शेयर्स परचेज कर लेंगे। वो शेयर्स परचेज करने के बदले जो हम इनको पैसा अपना देंगे, ये वो अपने पास जमा कर लेंगे। इसी तरह काफ़ी सारे लोग जिनके पास थोड़ा थोड़ा पैसा है, वो इनसे आके शेयर लेंगे और ये वो पैसा जमा करेंगे। वो थोड़ा थोड़ा पैसा मिला के ये पैसा ज़्यादा सारा कर लेंगे। ठीक है, इनके पास ज़्यादा सारा पैसा बन जाएगा। उस ज़्यादा सारे पैसे से ये पोर्टफोलियो खरीदते हैं। पोर्टफोलियो वो होता है जिसके अंदर डिफरेंट स्टॉक्स हों। एक बास्केट होती है जिसके अंदर डिफरेंट स्टॉक्स होते हैं, डिफरेंट कंपनी के शेयर्स होते हैं। ठीक है, वो ज्यादा सारा ये पूल अपने पास एक बना लेते हैं। सो अ म्यूचुअल फंड इज एन इंस्टीट्यूशन that sells shares to the public and uses the proceeds to buy a selection or portfolio of various types of stocks or bonds. ये बात की हम लोगों ने बच्चों। So they allow people with small amount of money to easily diversify. ये उन लोगों को सहूलत प्रोवाइड करते हैं, सहूलत मुहैया करते हैं जिनके पास थोड़ा पैसा होता है, स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मनी, थोड़ा पैसा जिनके पास होता है, ताकि वो इजीली डाइवर्सिफाई कर सकें। डाइवर्सिफाई का मतलब होता है एक्सपेंड करना, स्प्रेड करना, अपने थोड़े से पैसे से थोड़ी थोड़ी चीज़ें खरीद लेना। मतलब अगर आपके पास $20,000 है, $20,000 का आप स्टॉक परचेज कर लेंगे। 5,000 का आपने निशार टेक्सटाइल के शेयर्स ले लिए, 5,000 के आपने ले लिए एमसीबी के, 5,000 के बैंक ऑफ पंजाब के, और 5,000 के आपने ले लिए पैकेजेस के। तो ये आपने क्या किया, अपने थोड़े से पैसे को डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्ट कर दिया, यानी कि डाइवर्सिफाई कर दिया, एक्सपेंड कर दिया, स्प्रेड कर दिया। एक ही जगह पे अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर दी, एक ही कंपनी के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर दी, 4 कंपनियों के साथ कर दी, निशात, पैकेजेस, बैंक ऑफ पंजाब, एमसीबी। ये क्या किया आपने, डाइवर्सिफिकेशन कर दी, ताकि आपको रिस्क कम हो। एक कंपनी अगर डूब भी जाती है, वो शेयर्स आपके ज़ाया हो भी जाते हैं, तो बाकी 3 कंपनीज आपके पास हैं,
अगर आपको वहां से प्रॉफिट आ जाए तो आपको एक लॉस बियर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बजाय इसके कि आप अपना सारा स्टॉक जो है एक ही जगह पे लगा दें, निशात में लगा दें, अल्लाह ना करें, फर्ज करें कि वो स्टॉक आपका डूब जाता है तो आप तो गए, खत्म सब कुछ। सो यहाँ पे ये म्यूचुअल फंड्स आपको डाइवर्सिफिकेशन की ऑप्शन देते हैं कि आपके पास अगर थोड़ा भी पैसा है तो आप उसको डाइवर्सिफाई कर सकते हो। सो म्यूचुअल फंड्स गिव स्मॉल और इंडिविजुअल इन्वेस्टर एक्सेस टू डाइवर्सिफाइड प्रोफेशनली मैनेज्ड पोर्टफोलियोज एट लो प्राइस, और ये काफी कम प्राइस जो है वो चार्ज करते हैं ये सर्विस प्रोवाइड करने में। कौन सी सर्विस? डाइवर्सिफिकेशन की। डाइवर्सिफिकेशन से आपको रिस्क कम होता है। आगे हम बच्चों अब बात करेंगे सेविंग्स इन्वेस्टमेंट इन द नेशनल इनकम अकाउंट्स। अब यहाँ पे हमें रिकॉल करने की जरूरत है कि जो हमने पढ़ा था चैप्टर में जीडीपी के बारे में, कि जीडीपी क्या होती है? टोटल इनकम और टोटल एक्सपेंडिचर किसी भी इकोनॉमी के, बोथ, दोनों। जीडीपी में जहां तक आपको याद होगा कि जीडीपी में हमने बात की थी टोटल इनकम की और टोटल एक्सपेंडिचर की, हमने बात की थी ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। और साथ में हमने ये बात की थी कि जब हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं तो हमारा फोकस किसके ऊपर होता है? टोटल एक्सपेंडिचर के ऊपर। हमारा फोकस किसके ऊपर होता है? टोटल एक्सपेंडिचर के ऊपर, जो कि किसी कंपनी की आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को रिप्रेजेंट कर रही होती है। यहाँ हमारा वो वाला एक्सपेंडिचर जो कि हमने इकोनॉमी की आउटपुट गुड्स एंड सर्विसेज की जो आउटपुट है उसके ऊपर किया होता है, उसको हम लोग कहते हैं टोटल एक्सपेंडिचर। ये उसको डिनोट कर रहा होता है। अगर बच्चों हम लोग इसको थोड़ा सा और रिमाइंड करें कि हमारे पास जो एक जीडीपी की इक्वेशन थी उसके अंदर हमारे पास कुछ जीडीपी के कंपोनेंट्स थे, जिसमें कि हमने कहा था कि जीडीपी जो है वो डिनोट करता है वाई से। वाई इज इक्वल टू कंजम्पशन सी प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट परचेजेस और स्पेंडिंग एंड नेट एक्सपोर्ट्स। ये 4 टाइप्स ऑफ क्या थे? कंपोनेंट्स थे। किसके? जीडीपी के। तो स्क्रीन पे देखिएगा ये 4 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट जीडीपी के आपको शो हो रहे हैं। y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी मीन्स गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस नेट एक्सपोर्ट एन एक्स। ठीक है, अब आप एज्यूम ये कीजिएगा कि आप एक क्लोज इकोनॉमी में हैं। हम लोग फर्ज करने जा रहे हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैंने आपको अभी करवाने हैं, क्लियर करवाने हैं, जिसकी वजह से मैं आपको एक सिनेरियो क्रिएट करने की तरफ लेके जा रही हूँ। सिनेरियो जहन में क्रिएट कीजिएगा कि हमारी इकोनॉमी जो है वो क्लोज्ड इकोनॉमी है। क्लोज्ड इकोनॉमी वो होती है जो दूसरे ममालिक के साथ तिजारत नहीं करती, जो दूसरे कंट्रीज के साथ ट्रेड नहीं करती, उसको क्लोज इकोनॉमी कहते हैं। तो जब हमारी क्लोज इकोनॉमी है, हम बाकी कंट्रीज के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर ही नहीं रहे, तिजारत कर ही नहीं रहे, तो बच्चों आपको नहीं लगता कि ये वाला जो कंपोनेंट है ये जीरो हो जाएगा? जब हमारी क्लोज इकोनॉमी है, हम लोग तिजारत नहीं कर रहे, हम लोग ट्रेड नहीं कर रहे, तो ये क्या हो जाएगी? नेट एक्सपोर्ट जीरो। हम लोग कुछ बाहर भेजेंगे नहीं, ना कुछ बाहर भेजेंगे ना कुछ बाहर से मंगवाएंगे। हमारी इकोनॉमी क्लोज है, बंद है, ना कुछ बाहर जा रहा है ना कुछ बाहर से आ रहा है। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अभी कुछ सिचुएशन भी ऐसी चल रही है कोरोना की वजह से कि हमारी इकोनॉमी जो है वो क्लोज ही है, फोर्सफुली नॉट विलिंगली। अच्छा, लेक्चर की बात करते हैं। हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि नेट एक्सपोर्ट जो है वो हमारी जीरो है। ठीक है, पीछे हमारे पास क्या बचा? y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी। तो वी आर गोइंग टू एज्यूम ओवर इकोनॉमी एज अ क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी कौन सी होती है? वन दैट डज नॉट इंगेज इन इंटरनेशनल ट्रेड, जो कि इंटरनेशनल ट्रेड में इंगेज नहीं होती। सो उसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी? y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी। अब हमने क्या करना है? अब हमने एक इक्वेशन क्रिएट करनी है। अब हम क्या करेंगे कि हम C को और G को यहां से मूव कर देंगे। ये C जब इस तरफ जाएगा, इस वाली ये इनकम जो हमारी शो कर रही है Y, इसमें से माइनस हो जाएगा। यहाँ प्लस हो रहा है ना, ये G यहाँ प्लस हो रहा है और ये C भी प्लस के साइन के साथ है, तो यहाँ जाके जब दूसरी तरफ जाएगा लेफ्ट साइड तो ये नेगेटिव हो जाएगा। इसको C को उधर लेके गए तो y माइनस सी हो गया, और G को इस साइड पे लेके गए लेफ्ट साइड पे तो क्या हो जाएगा? y माइनस सी माइनस जी इज इक्वल टू आई। इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। इसको दूसरा तरीका ये है कि आप y में से माइनस सी माइनस जी कर दें और इधर भी माइनस सी और माइनस जी कर दें, यानी कि लेफ्ट हैंड दोनों तरफ, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड दोनों तरफ माइनस सी एंड माइनस जी कर दें। तो वो इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी? y माइनस सी माइनस जी इज इक्वल टू आई। ये देखिएगा, अब नाउ सब्ट्रैक्ट c and g from both side of the equation। y minus c minus g is equal to i।
नाउ द लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन इज द टोटल इनकम। अब वो कह रहे हैं कि जो ये लेफ्ट साइड है ये हमारी टोटल इनकम बन गई है इन द इकोनॉमी आफ्टर पेइंग फॉर कंजम्पशन एंड गवर्नमेंट परचेजेस एंड इज कॉल्ड नेशनल सेविंग और जस्ट सेविंग। अब ये जो हमारे पास चीज बन गई है ये इनकम में से अगर माइनस कर दें कंजम्पशन और गवर्नमेंट स्पेंडिंग तो हमारे पास सेविंग आ जाती है। कंजम्पशन करने के बाद, चीजें खरीदने के बाद और गवर्नमेंट परचेजिंग करने के बाद नेशनल लेवल पे जो पैसा बच जाता है उसको हम लोग कहते हैं नेशनल सेविंग या जस्ट सेविंग, उसको हम डिनोट करते हैं एस से। तो यहाँ पे हमारे पास अगर देखा जाए तो फिर क्या हम इक्वेशन हमारी बन जाती है एस इज इक्वल टू आई, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। जितना हम पैसा बचाएंगे, जितनी सेविंग होगी उसके इक्वल उतनी ही इन्वेस्टमेंट होगी। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट बात हम लोग आगे करते हैं कि हमारा सब्स्टिट्यूट अगर कर दें एस, हम y माइनस सी माइनस जी की जगह, तो इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी एस इज इक्वल टू आई, सेविंग इज इक्वल टू आई। यही बात हम लोग अभी कर रहे थे बच्चों। सो हमारी नेशनल सेविंग हो जाएगी या फिर सेविंग जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी, इज इक्वल टू नेशनल सेविंग की हमारी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द टोटल इनकम इन द इकोनॉमी दैट रिमेन्स आफ्टर पेइंग फॉर कंजम्पशन एंड गवर्नमेंट परचेजेस। ठीक है बच्चों, S बेसिकली किसके इक्वल है, S जो हमने जिसकी जगह पे ये सब्स्टिट्यूट किया है S हमारे इक्वल था y माइनस सी माइनस जी के इक्वल। ठीक है, सो S इज इक्वल टू y माइनस सी माइनस जी। अभी जहां से हमने ये S कैलकुलेट किया क्या है, टोटल इनकम में से अगर हम निकाल दें कंजम्पशन और गवर्नमेंट परचेजेस को तो हमारे पीछे क्या बचती है, सेविंग। ठीक है बच्चों, सो सेविंग इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिएगा ये एक टेक्निकल सी इक्वेशन आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रही है। हमने क्या करना है, मैं इसको दोबारा बैक करती हूँ, हमने क्या करना है कि ये देखिएगा y माइनस सी माइनस जी, इनकम में से हमारी कंजम्पशन और गवर्नमेंट परचेजेस माइनस हो रही है, यहाँ तक हमें समझ आई। आगे हमने क्या करना है बच्चों, टैक्स माइनस करना है और टैक्स प्लस करना है। यानी कि आप इसको अगर दूसरी तरह से न्यूमेरिकल वैल्यू में देखें, -1 करना है एंड +1 करना है। -1 + 1 क्या होता है, इज इक्वल टू 0 ना, कोई फर्क नहीं है। यहाँ अगर ऐड कर भी दें दोनों, +1 -1 क्या होता है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, लेकिन इक्वेशन में लिखने से हमारे पास क्या आएगी, इक्वेशन की एक आगे से बेहतर चीज निकल के हमारे पास आएगी डेफिनेशन के तौर पे। ये थोड़े मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं जो कि आपने समझनी है। ठीक है, मैथ का ये रूल होता है, कुछ चीज आप ऐड भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे, y में से भी कर देंगे, इनकम में से y माइनस टी माइनस सी, और एक हम कर देंगे प्लस टी माइनस जी। ठीक है, अब देखिएगा आपको इस तरह से समझ आएगी। स्क्रीन पे अब लिखा हुआ है, मैंने ब्रैकेट्स भी साथ में लगा दी हैं। अब गौर से देखिए, ये देखिए ये माइनस टी है और ये प्लस टी है, बाकी इक्वेशन वही है। यहाँ आ जाएगा y माइनस टी माइनस सी प्लस टी माइनस जी। टी हमारे पास क्या है बच्चों, टैक्सेस, टैक्स रेवेन्यू, जो टैक्स का पैसा था या जो हमने टैक्स पे किया। यहाँ पे आ जाएगा y माइनस टैक्स माइनस कंजम्पशन। तो ये हमारे पास एक चीज आ जाएगी, वो क्या आएगी अभी आगे हम देखते हैं। और एक हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, जो नेशनल सेविंग होती है ना बच्चों, ये बेसिकली इसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट ये वाला है और एक पार्ट ये वाला है। अब इनके नाम क्या क्या हैं वो हम देखते हैं। अगर हम थोड़ा सा इस इक्वेशन पे गौर करें तो ये इनकम माइनस टैक्सेस माइनस कंजम्पशन, टैक्सेस हम लोग पे करते हैं, कंजम्पशन भी हम लोग करते हैं, आम कंज्यूमर्स जो होते हैं, प्राइवेट यानी कि लोग जो होते हैं, और इनकम भी उन्हीं की है। तो ये इनकम माइनस टैक्सेस माइनस कंजम्पशन कर दें तो ये क्या हो जाएगी, प्राइवेट सेविंग हो जाएगी, हमारी और आपकी सेविंग हो जाएगी। हम लोग गवर्नमेंट तो नहीं है, हम लोग गवर्नमेंट की परचेजेस तो नहीं कर रहे, ये तो गवर्नमेंट का काम है ना। तो गवर्नमेंट का जो काम है, ये जो गवर्नमेंट परचेजेस कर रही है, वो अगर हम टैक्स के पैसे में से निकाल दें, टैक्स के पैसे में से गवर्नमेंट की परचेजेस निकाल दें, यानी कि ये वाला जो प्लस है, ये प्लस वाला टी है, ये टैक्स प्लस वाले, यहाँ पे टैक्स पे कर रहे हैं और यहाँ पे टैक्स का रेवेन्यू आ रहा है, यहाँ टैक्स कलेक्ट हो रहा है। तो टैक्स कलेक्ट कौन करता है, गवर्नमेंट करती है। सो गवर्नमेंट ने जो पैसा कलेक्ट किया है टैक्स का, उसको क्या कहेंगे, टैक्स रेवेन्यू, टैक्स इनकम जो कि गवर्नमेंट के पास गई है। सो गवर्नमेंट उसमें से अपनी परचेजेस निकाल दे, जी निकाल दे, तो पीछे क्या बचेगा, पब्लिक सेविंग। सो नेशनल सेविंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइवेट सेविंग एंड पब्लिक सेविंग। पब्लिक सेविंग क्या है, यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया, और प्राइवेट सेविंग क्या है, वो ये है जो टैक्स पे करते हैं, जो टैक्स का रेवेन्यू लेते हैं, वो क्या चीज डिनोट कर रहे होते हैं, वो पब्लिक सेविंग आती है। अब हम बारी बारी इनको देख लेते हैं, स्क्रीन पे देखिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्राइवेट सेविंग की। प्राइवेट सेविंग इज द अमाउंट ऑफ इनकम दैट हाउस होल्ड हैज लेफ्ट आफ्टर पेइंग देयर टैक्सेस, यानी कि माइनस टी, एंड पेइंग फॉर देयर कंजम्पशन, यानी कि माइनस सी। सो प्राइवेट सेविंग इज इक्वल टू y माइनस टी माइनस सी।
अगर फॉर एग्जाम्पल पेपर में ये लिखा आ जाता है व्हाट इज y माइनस टी माइनस सी, प्राइवेट सेविंग होती है, पब्लिक सेविंग होती है, क्या होती है, नेशनल सेविंग होती है, या सेविंग होती है, या इन्वेस्टमेंट होती है, तो आपको पता होना चाहिए ये प्राइवेट सेविंग होती है। y माइनस टी माइनस सी इज इक्वल टू प्राइवेट सेविंग। क्यों प्राइवेट सेविंग? कैसे आपको पता चलेगा कि टैक्सेस यहाँ से जा रहे हैं, माइनस का साइन है, सो इट्स मीन कि टैक्सेस प्राइवेट लोग पे करते हैं, तो ये प्राइवेट सेविंग होगी। ये ट्रिक याद रखिएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा कॉन्सेप्ट है वो देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं पब्लिक सेविंग पे। अब पब्लिक सेविंग क्या है? पब्लिक सेविंग इज द अमाउंट ऑफ टैक्स रेवेन्यू दैट द गवर्नमेंट हैज लेफ्ट आफ्टर पेइंग फॉर इट्स स्पेंडिंग। यानी कि क्या होगा? टी माइनस जी, टी माइनस जी करने के बाद जो अमाउंट टैक्स रेवेन्यू की बच जाएगी वो पब्लिक सेविंग होगी, गवर्नमेंट की सेविंग होगी। पब्लिक सेविंग का एक दूसरा नाम भी है बच्चों बजट सरप्लस। बजट सरप्लस, जब टैक्स रेवेन्यू जो इकट्ठा किया होता है, गवर्नमेंट ने टैक्स का पैसा इकट्ठा किया होता है, उसमें से अगर गवर्नमेंट अपने खर्चे निकाल के कुछ पैसा अगर बचा रही है तो वो क्या है? वो बजट का हिस्सा है, वो बजट सरप्लस है। सरप्लस का मतलब बड़ी हुई चीज, जो एक्स्ट्रा अमाउंट पड़ी हुई है हमारे पास, ठीक है। अपने खर्चे करके जो चीज बच जाती है वो सरप्लस होता है। अगर टैक्स का पैसा बच जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? बजट सरप्लस। और दूसरा उसका नाम क्या है? पब्लिक सेविंग। सो पब्लिक सेविंग वो वाली अमाउंट है जो टैक्स रेवेन्यू में से निकाल देते हैं जब हम लोग गवर्नमेंट परचेजेस, तो जो पीछे बच जाता है उसको कहते हैं पब्लिक सेविंग। इसको गौर से पढ़िएगा ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है बच्चों। अब हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं सरप्लस एंड डेफिसिट। सरप्लस का मैंने आपको बता दिया कि बजट सरप्लस क्या होता है, इसका ऑपोजिट जो होगा वो बजट डेफिसिट होगा, यानी कि बजट की कमी। बजट की कमी कब होगी? जब गवर्नमेंट के पास पैसा कम होगा। और गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आता है? टैक्स से आता है। और टैक्स से जो पैसा आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टैक्स रेवेन्यू। और टैक्स रेवेन्यू जब कम होगा और खर्चे हमारे ज्यादा होंगे, गवर्नमेंट की परचेजेस ज्यादा होंगी और टैक्स रेवेन्यू कम होगा, तो वो क्या हो जाएगा चीज? वो बजट डेफिसिट होगा। सो बजट सरप्लस क्या होगा? एन एक्सेस ऑफ टैक्स रेवेन्यू ओवर गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज नोन एज सरप्लस, बजट सरप्लस। एंड बजट डेफिसिट इज known as the shortage of the tax revenue over government purchases। इसको हम स्क्रीन पे देख लेते हैं किस तरह से हमने डिफाइन करना है। इफ टी इज ग्रेटर देन जी, यानी कि टैक्स रेवेन्यू ग्रेटर देन गवर्नमेंट स्पेंडिंग होगा, यानी कि टैक्स रेवेन्यू का पैसा ज्यादा होगा, देन द गवर्नमेंट रन्स अ बजट सरप्लस बिकॉज इट रिसीव्स मोर मनी देन इट स्पेंड्स। क्योंकि इसके पास पैसा ज्यादा होगा, जितना कि ये स्पेंड करती है, जितना ये खर्च करती है, उससे कहीं ज्यादा इसके पास पैसा होगा, तो तब होगा बजट सरप्लस। सो इसकी डेफिनेशन क्या है? एन एक्सेस ऑफ टैक्स रेवेन्यू, एन एक्सेस ऑफ टैक्स रेवेन्यू ओवर गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज नोन एज बजट सरप्लस। यही बात हमने की। सो द सरप्लस ऑफ टी माइनस जी रिप्रेजेंट पब्लिक सेविंग। बजट सरप्लस इज इक्वल टू पब्लिक सेविंग। ये बात मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ, ठीक है। पब्लिक सेविंग क्या होती है? बजट सरप्लस होता है जब टैक्स का पैसा, टैक्स रेवेन्यू का पैसा ज्यादा होगा गवर्नमेंट की स्पेंडिंग से, तो वो पब्लिक सेविंग होती है। और पब्लिक सेविंग का दूसरा नाम बजट सरप्लस है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सो दूसरा केस ये होता है कि इफ जी इज ग्रेटर देन टी, जी मीन गवर्नमेंट की स्पेंडिंग ज्यादा है, गवर्नमेंट के खर्चे ज्यादा हैं, और टी हमारे पास क्या है? टैक्स रेवेन्यू, टैक्सेस की अमाउंट। तब क्या होगा? गवर्नमेंट के पास बजट डेफिसिट हो जाएगा। किस तरह से? द गवर्नमेंट रन्स अ बजट डेफिसिट। उसके पास बजट डेफिसिट कब होगा? बिकॉज इट स्पेंड्स मोर मनी देन इट्स रिसीव इन द टैक्स रेवेन्यू। वो बहुत ज्यादा खर्चा करेगी, इतना उसके पास पैसा नहीं होगा जितना वो खर्चा करेगी। तो क्या करते हैं? IMF से लोन ले लेते हैं और खर्चा कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारे पास क्या होता है? बजट डेफिसिट। और वो बजट डेफिसिट जो खसारा होता है वो इस तरह साल पूरा ही नहीं होता, ठीक है। सो बजट डेफिसिट बेसिकली है क्या? अ शॉर्ट फॉल ऑफ टैक्स रेवेन्यू फ्रॉम गवर्नमेंट स्पेंडिंग। शॉर्ट फॉल, कमी हो जाना किसी चीज की, कम पड़ जाना किसी चीज का, कहत बढ़ जाना किसी चीज का, ठीक है, कम हो जाना। शॉर्ट फॉल ऑफ टैक्स रेवेन्यू यानी कि टैक्स रेवेन्यू, टैक्स का जो पैसा है वो कम पड़ जाना फॉर गवर्नमेंट स्पेंडिंग। गवर्नमेंट के जो खर्चे हैं वो करने के लिए गवर्नमेंट के पास उतने पैसे का ना होना, वो क्या कहलाता है? बजट डेफिसिट, ठीक है बच्चों। यहाँ तक हमारे जो कॉन्सेप्ट जो हमने अभी किए हैं वो आपको क्लियर है। सो इन अदर वर्ड हम लोग ये भी कह सकते हैं एस सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट।
या सेविंग मस्ट बी इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। ये बात हमने पीछे कर ली है कि एस इज इक्वल टू आई किस तरह से होता है, वो हम लोग पीछे देख चुके हैं। ठीक है बच्चों, अब हमने एक सिनेरियो जो है वो अपने जहन में बिल्ड करना है मार्केट फॉर लोनेबल फंड्स के लिए। हमने ये कंसीडर करना है कि हम एक मार्केट में रहते हैं, एक ऐसी इकोनॉमी में रहते हैं जहां पे सिर्फ एक फाइनेंशियल मार्केट है जो कि है मार्केट फॉर लोनेबल फंड्स। अब वो मार्केट फॉर लोनेबल फंड्स क्या है बच्चों, इसके नाम से इसका क्रक्स निकालने की कोशिश करते हैं। मार्केट फॉर लोनेबल फंड्स, वो वाली मार्केट एक मार्केट, कौन सी वाली मार्केट, फॉर लोनेबल फंड्स, जिसमें लोनेबल फंड्स ट्रेड होते हैं। लोनेबल फंड्स कौन से होते हैं, वो वाले फंड्स, वो वाले पैसे जो लोन देने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जो कर्जा देने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, वो वाली मार्केट क्या कहलाती है, लोनेबल फंड्स। द मार्केट विच डील्स with the loanable funds is known as a market for loanable funds। और loanable funds क्या होते हैं उनको भी अभी हम देखते हैं, पहले स्क्रीन पे देखिएगा। फाइनेंशियल मार्केट कोऑर्डिनेट्स द इकोनॉमी सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इन द मार्केट फॉर लोनेबल फंड। वो कोऑर्डिनेट करती है, ब्रिंग टुगेदर करती है सेविंग भी इकोनॉमी की और इन्वेस्टमेंट भी। ठीक है, कितना पैसा सेव किया आपने और कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया, उसको कौन सी मार्केट में हम लोग डील करते हैं, मार्केट फॉर लोनेबल फंड्स। और लोनेबल फंड्स क्या होते हैं, लोनेबल फंड्स रेफर टू ऑल इनकम, वो वाला पैसा, वो वाली इनकम जो कि लोगों ने चूज किया उसको कि वो सेव करें और फिर अपना पैसा लेंड आउट करें, दूसरों को उधार दें, रादर देन कि वो उसको अपनी कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल करें। सो लोनेबल फंड्स वो वाला पैसा होता है जो कि लोग सेव करते हैं, जो बचत करते हैं, जो बचा के रखते हैं ताकि वो किसी को उधार या अपने पैसे को इस्तेमाल कर सकें या किसी को उधार दे सके, रादर देन टू यूज देयर ऑन कंजम्पशन, कि वो अपनी कंजम्पशन के लिए उसको इस्तेमाल करें। ये क्या होते हैं, ये मार्केट फॉर लोनेबल फंड्स होती है जिसमें लोनेबल फंड्स जो हैं वो ट्रेड किए जाते हैं। सो मार्केट फॉर लोनेबल फंड्स इज अ मार्केट इन विच दोज हु वांट टू सेव, ठीक है, जो पैसा सेव करते हैं, एंड दोज हु वांट टू बोरो, जो कि उधार लेना चाहते हैं, वो क्या करते हैं, दोनों यहाँ पे आके कोऑर्डिनेट करते हैं, ब्रिंग टुगेदर होते हैं और आके लेन देन करते हैं। ठीक है बच्चों, सो बेसिकली मार्केट फॉर लोनेबल फंड इज अ मार्केट फॉर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। और एक और आपको बात बता दूं कि मार्केट फॉर लोनेबल फंड्स जो होती है, यहाँ पे जो लोग जिन्होंने पैसा अपना सेव किया होता है वो सप्लाई करते हैं फंड्स की, वो फंड्स देते हैं, और वो लोग जिन्होंने पैसा उधार लेना होता है, बोरो करना होता है, वो यहाँ पे आके डिमांड करते हैं फंड्स को। यानी कि यहाँ पे इस मार्केट में सप्लाई कौन कर रहा होता है, सेवर्स अपना पैसा, और डिमांड कौन लोग कर रहे होते हैं, बोरोवर्स जिन्होंने पैसा लेना होता है और इन्वेस्टमेंट करनी होती है। ठीक है, यहाँ पे भी सप्लाई और डिमांड जो होती है वो चल रही होती है, सप्लाई एंड डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स। सप्लाई कौन करते हैं, सेवर्स, और डिमांड कौन करते हैं, बोरोवर्स, पैसा उधार लेने वाले। सो सप्लाई कहाँ से आती है, सप्लाई उन लोगों से आती है जिनके पास एक्स्ट्रा इनकम होती है और वो अपनी इनकम को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लैंड आउट करना चाहते हैं, लोगों को उधार देना चाहते हैं इन अ बिजनेस टू अर्न सम इंटरेस्ट, सूद खाना चाहते हैं दूसरे पास में, आप कह सकते हैं। सो द सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स comes from people who have extra income they want to save and lend out। ये होती है सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स। तो इसके ऑपोजिट क्या होगी, डिमांड ऑफ लोनेबल फंड। तो डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स क्या होगी, comes from the households and the firms that wish to borrow to make investment। जो ये ख्वाहिश जाहिर करते हैं कि वो उधार लें, तो जाहिर है जब वो उधार लेना चाहते हैं तो वही डिमांड करेंगे ना, वही मांग करेंगे ना, लोनेबल फंड्स की वही मांगेंगे कि हमें फंड्स चाहिए, जिनको जो बोरो करना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, सो इंटरेस्ट रेट इज द प्राइस ऑफ द लोन। अगर आप उधार लेना चाहते हैं तो उसकी कोई कीमत की भी तो होगी, उसकी कोई प्राइस भी तो पे करनी पड़ेगी। सो जो लोन लेने की प्राइस होती है वो क्या होती है, वो इंटरेस्ट रेट होता है। डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स की बात हो रही है, और फिर अगर एक्स एक्सिस पे ग्राफ की बात करें, डिमांड एंड सप्लाई का अगर हमने ग्राफ बनाना हो तो एक्स एक्सिस पे तो आ जाएगा सप्लाई एंड डिमांड। तो वर्टिकल एक्सिस पे जहाँ पे ये इस तरह से होता है हमारे पास, ये वाला वर्टिकल एक्सिस जो इस तरह से होता था, उसके ऊपर तो हम लोग प्राइस लेते थे। तो अब प्राइस इसकी क्या होगी, लोनेबल फंड्स की, लोनेबल फंड्स की प्राइस होती है बच्चों इंटरेस्ट रेट। और कौन से वाला इंटरेस्ट रेट होता है, हमेशा रियल इंटरेस्ट रेट। ठीक है, ये वाली जो डीलिंग होती है ये रियल इंटरेस्ट रेट पे होती है। क्या पॉइंट हमारे पास स्क्रीन पे आया है, इट रिप्रेजेंट्स द अमाउंट दैट बोरोवर्स पे फॉर लोन्स एंड द अमाउंट द लेंडर रिसीव्ड ऑन देयर सेविंग। ये वो वाला प्राइस होती है जो कि बोरोवर पे करते हैं कर्जा लेने के लिए, और सेवर जो होता है या लेंडर जो कर्जा देने वाले होते हैं वो इसको रिसीव करते हैं
क्यों रिसीव करते हैं? क्योंकि एज अ सेवर उन्होंने अपनी सेविंग जो होती है वो दी होती है, ठीक है। तो वो अपना पैसा देने पे, अपना पैसा दूसरे लोगों को दे के इस्तेमाल करने पे उनसे पैसा लेते हैं, यानी कि चार्ज करते हैं उनको। सेवर क्या करते हैं? चार्ज करते हैं। तो जो चार्ज करते हैं तो वो क्या करते हैं? रिसीव करते हैं पैसा ऑन देयर सेविंग, ठीक है। अपना पैसा इस्तेमाल करने की कीमत वसूल करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। सो द इंटरेस्ट रेट इन द मार्केट फॉर लोनेबल फंड्स इज द रियल इंटरेस्ट रेट। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ठीक है बच्चों। यहाँ पे इतनी बात हुई डिमांड एंड सप्लाई फॉर लोनेबल फंड्स की। सो द फाइनेंशियल मार्केट्स वर्क मच लाइक अदर मार्केट्स इन द इकोनॉमी। फाइनेंशियल मार्केट भी दूसरी मार्केट्स की तरह ही काम करती हैं इकोनॉमी में। सो दूसरी मार्केट्स कैसे काम करती थी? डिमांड एंड सप्लाई का जहाँ इक्विलिब्रियम होता था वहां से हमें इक्विलिब्रियम प्राइस मालूम होती थी। तो यहाँ पे हम लोग प्राइस की बात कर रहे हैं कि जो लोनेबल फंड्स हैं उनकी सप्लाई और डिमांड की जो प्राइस है वो है इंटरेस्ट रेट, रियल इंटरेस्ट रेट। तो अब रियल इंटरेस्ट रेट जो इक्विलिब्रियम वाला आएगा वो हमारे पास कहाँ से आएगा? जब इंटरसेक्शन होगी डिमांड और सप्लाई फॉर लोनेबल फंड्स की। ऐसे ही है बच्चों। सो द इक्विलिब्रियम ऑफ द सप्लाई एंड द डिमांड फॉर लोनेबल फंड डिटरमिन्स द रियल इंटरेस्ट रेट। यही हम बात कर रहे थे। अब हम देख लेते हैं ग्राफ पे किस तरह से। देखिएगा बच्चों गौर से, ये एक्स एक्सिस पे हमारे पास लोनेबल फंड्स हैं, यहाँ पे इनकी क्वांटिटी सप्लाइड और क्वांटिटी डिमांड आ जाएगी लोनेबल फंड्स की, और यहाँ पे हमारे पास इंटरेस्ट रेट आ रहा है जो कि इसकी प्राइस है जो हम पे करते हैं। अब ग्राफ देखिएगा, ये मार्केट फॉर लोनेबल फंड्स को डिनोट कर रहा है, और ये सबसे पहला ग्राफ हमने क्या ड्रॉ किया है? अपवर्ड स्लोप है। अपवर्ड स्लोप ग्राफ कौन सा होता है? सप्लाई कर्व, ठीक है। अब हम डिमांड कर्व को ड्रॉ करेंगे जो कि हमेशा डाउनवर्ड स्लोप होता है। ये डाउनवर्ड स्लोप कर्व क्या डिनोट कर रहा है? डिमांड कर्व। अब जहां पे इनकी इंटरसेक्शन हो रही है, ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट हमें क्या बताएगा? इक्विलिब्रियम डिमांड, इक्विलिब्रियम सप्लाई एंड इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट, कि कितना इंटरेस्ट रेट होना चाहिए, या दूसरे अल्फाज में मार्केट इंटरेस्ट रेट, ठीक है। ये यहाँ पे इंटरेस्ट रेट हमें बता रहा है, और यहाँ पे ये हमें क्या बता रहा है? इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, वो कोई भी हो सकती है, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन। आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही था इस चैप्टर में। ये चैप्टर हमारा यहाँ पे क्लियर होता है। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके साथ हाजिर होंगी, और तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर। टेक केयर, टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज।